हाय बच्चों, कैसे हो। तो हम पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पावर और एनर्जी के बारे में बताया। तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में थोड़े से और टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है किलोवाट आवर और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है उसका मेजरमेंट वो पावर के हिसाब से नहीं करते। वो जब हमारे हाथ में बिल थमाते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि भाई तुमने कितनी इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम कर लिया। तो पावर का मतलब है पावर कंजम्पशन इससे नहीं है, एनर्जी कंजम्पशन से है। तो हमारे घर में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुआ है उसके पैसे लेते हैं वो, और उसको उन्होंने एक यूनिट बना रखी है। दैट यूनिट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इसको सिंपल हम यूनिट बोलते हैं। हमारे घर में कितना इलेक्ट्रिक यूनिट कंज्यूम हो गया, तो मैंने बोला मेरे घर में 1000 यूनिट कंज्यूम हो गया, तो पर यूनिट के हिसाब से जो पैसा होगा उसके हिसाब से वो चार्जेस हमसे ले लेते हैं। तो यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब हुआ? 1 किलोवाट आवर का मतलब हुआ कि हमारे पास एक बल्ब है। मान लो आप, हमारे पास एक बल्ब है जिसकी पावर है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब कितना हुआ? 1000 वाट। और हम इसको ग्लो करते हैं, इसको हम ग्लो करते हैं फॉर एन आवर, मतलब 1 आवर। हम 1 घंटे के लिए ग्लो करते हैं। तो जितनी ये पावर लेगा उसको हम 1 यूनिट बोलेंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट की पावर सप्लाई हमारे घर में आनी चाहिए और वो 1 घंटे तक आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी कितनी होगी? 1 यूनिट का मतलब है एनर्जी, और एनर्जी का क्या मतलब है? पावर मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे हम? टाइम। एंड हाउ मच इज पावर? 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना? 1 आवर। 1 आवर का मतलब कितने सेकेंड? इतने सेकेंड। और आपको पता है ये वॉट में, दिस इन वॉट, दिस इज इन सेकेंड, तो क्या बन गया ये? दिस बिकम्स जूल। तो हमारे पास कितनी पावर आ गई, कितनी एनर्जी आ गई है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी। मतलब अगर हम अपने घर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हमसे बोलता है कि तुम 1 यूनिट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर चुके हो। उसके हिसाब से वो हमसे पैसे चार्ज करते हैं। तो अब कोई बोलेगा सर इसका मतलब मेरे घर में 1000 वाट का बल्ब ही नहीं है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, एक काम कर लो, एक काम करते हैं हम, अगर हमारे घर में 1000 वाट का बल्ब नहीं है तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसको हटाऊं मैं। हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे घर में 1000 वाट का बल्ब नहीं है, बट हमारे घर में 1000 वाट की जगह 10 बल्ब हो सकते हैं ना। 10 बल्ब हो सकते हैं कितने के? 100 वाट के। इसका मतलब अगर हम 10 बल्ब ग्लो करते हैं कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। और सबकी पावर कितनी है? सबकी पावर है 100 वाट के इक्वल। तो भी शायद सेम बात हुई। 10 बल्ब को ग्लो कर रहे हैं हम 1 घंटे के लिए, और जिनकी पावर है 100 वाट के बराबर। कोई बोलेगा सर कोई और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है? हो सकता है। हम 100 बल्ब्स ग्लो करते हैं कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए, और सबकी पावर कितनी है? 10 वाट के बराबर है। ऐसे कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। सो हमें इस स्टेटमेंट से मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है इस वाले स्टेटमेंट से। और वो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर हमने पावर का कंजम्पशन कर लिया कितना? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो हम पावर कंज्यूम कर चुके हैं कितना? 1 यूनिट के बराबर। वेरी गुड। सो इट वॉज अबाउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी। अच्छा, अगर हम पावर को डिफरेंट फॉर्म में लिखें, पावर को डिफरेंट फॉर्म में लिखने की ट्राई करें, तो पावर को डिफरेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कुछ किलोवाट। किलोवाट भी लिख सकते हैं। किलोवाट का मतलब क्या हुआ? 1000 वाट, जैसा मैं अभी समझा रहा था ऊपर। हम पावर को मेगावाट भी कह सकते हैं। मेगावाट, और मेगावाट को जनरली हम ऐसे लिखते हैं, मेगावाट, एंड दैट इज कॉल्ड 10⁻6 वाट। पावर को कई बार हम एचपी में लिखते हैं, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का क्या मतलब होता है? 746 वाट। मतलब अगर हमारी किसी मशीन की पावर या किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर 746 वाट के इक्वल होगी तो हम क्या बोलेंगे? हमने पावर कितना कंज्यूम करा हुआ है? 1 हॉर्स पावर के इक्वल कंज्यूम करा हुआ है। सो इट वॉज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर। इसके अलावा भी बहुत सारी पावर की अलग अलग यूनिट हो सकती हैं। कुछ और चीज़ देखते हैं इसमें। मैं आपको एक अच्छा सा आर्टिकल पढ़ाता हूँ। आर्टिकल है पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी। आप इमेजिन करो कि हमारे पास एक सेल है और इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये ई है,
एंड सपोज करो हमने इस वाले सेल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ जोड़ दिया। वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हीटर, गीजर, बल्ब कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिससे हमने जोड़ दिया और उसका रेजिस्टेंस है आर के इक्वल। तो अगर हमारा बल्ब इस आर के साथ जुड़ा होगा तो इसमें से करंट चलेगा आई, और वो ऐसे आएगा, और उस आई की वैल्यू कितनी आएगी, ई अपॉन आर प्लस आर के इक्वल। अगर कोई हमसे बोले कि पावर आउटपुट निकालो, तो आउटपुट का मतलब ये नहीं होता, आउटपुट का मतलब होता है केवल ये वाला, क्योंकि बल्ब हमने जलाना है। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पावर का लॉस होगा दैट इज नॉट आउटपुट पावर। आउटपुट पावर इज ओनली अक्रॉस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो अगर हम निकालते हैं पावर आउटपुट तो वो इक्वल टू आएगा आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर। और आई का मतलब यहाँ पे क्या है, आई का मतलब है ई बाय आर प्लस आर, उसका क्या आएगा स्क्वायर, और साथ में क्या लिखेंगे हम आर। क्लियर हो गया, ये पावर आउटपुट है। हम चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी हैव दिस पावर आउट इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ये पावर आउटपुट आ गया। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होंगे, इस पावर आउटपुट में स्मॉल आर और कैपिटल आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए पी आउट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। हम एक बार को ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो सेल है ना वो हमने सेम रखा, हम सेल को नहीं बदल रहे हैं। सेल को नहीं बदल रहे हैं मतलब आर इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट। देन आफ्टर चेंजिंग कैपिटल आर कॉमा पावर चेंजेस, ये टर्म समझ आया? मतलब आर को हमने कांस्टेंट रख दिया, ऐसा मान के चला कि आर जितना है, मतलब हमने सेल वही सेम टू सेम सेल रखा है, तो ना तो उसका ई बदलेगा ना उसका आर बदलेगा। लेकिन जो हमने बाहर अप्लायंस लगा रखा है, जैसे बल्ब लगाया, कभी दूसरा बल्ब लगा दिया, कभी हीटर लगा दिया, कभी गीजर लगा दिया, बाहर वाली डिवाइस को हम लगातार बदल रहे हैं। इसका मतलब पावर किस पे डिपेंड करेगा? तो मैंने क्या लिखा, आर इज कांस्टेंट, देन आफ्टर चेंजिंग कैपिटल आर पावर चेंजेस। सो आप कैसे बोल सकते हो? तुम बोल सकते हो सर जो पावर है वो ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इट इज फंक्शन ऑफ कैपिटल आर। मतलब जो पावर है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टोटली कैपिटल आर पे डिपेंड कर रही है। कोई तुमसे बोलता है कि पावर आउटपुट मैक्सिमम कब होगी? ये मैक्सिमम वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए यूज कर रहे हैं ना बच्चा, क्योंकि अगर हम इस आर को बदलते रहेंगे तो हो क्या रहा है, आर बदल रहे हैं तो न्यूमरेटर में वैल्यू भी बदल रही है, डिनोमिनेटर में भी नहीं बदल, दोनों में बदल रही है। इसका मतलब पावर की वैल्यू मैक्सिमम कभी ना कभी किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आएगी, हमें नहीं पता कि वो कब आएगी। तो अब पावर आउटपुट हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम कब होगा। तो हम अच्छे से देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स। पावर इज फंक्शन ऑफ आर। पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्मॉल आर को हमने कैसा मान लिया, स्मॉल आर को हमने कांस्टेंट मान लिया। तो कोई बोले पी मैक्स कब होगा? याद होगा हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था। पी मैक्स कब होगा? जब डी पी अपॉन डी आर, कैपिटल आर रखना पड़ेगा, और उसको क्या बोलेंगे हम? जीरो बोलेंगे। इसका मतलब हमने डिफरेंशिएट किसको करना है? इसको करना है। इसमें ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली तुमने किसको डिफरेंशिएट करना है? तुमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम क्या लिख रहे होंगे? हम लोग लिख रहे होंगे कि फॉर पावर मैक्सिमम डी ओवर डी आर ऑफ, क्या लिखा था वहां पे? आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, यही बोलते हैं ना। और ये दो फंक्शन का डिवीजन है, मतलब फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। इसको कैसे समझते होते हैं? इसका फॉर्मूला क्या आता है बेटा? इसका फॉर्मूला आता है सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा डी आर अपॉन डी आर, यस नो, माइनस फर्स्ट फंक्शन मैंने आर लिख दिया, फिर हम क्या करेंगे? डी ओवर डी आर ऑफ आर प्लस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर हो जाता है ना, मतलब पावर कितनी आएगी? 4। और अगर हमें मैक्सिमम प्रूफ करना है तो ये कितना आना चाहिए? ये 0 के बराबर आना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है, डिनोमिनेटर की वैल्यू तो राइट हैंड साइड में चले जाएगी। ऊपर की बात करते हैं, न्यूमरेटर दिस इक्वल टू आर प्लस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, दिस 1। फिर हम लिखेंगे माइनस आर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस आर प्लस आर होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम सॉल्व करेंगे इंटू 2 टाइम्स आर प्लस आर, ये इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी, ये इक्वल टू 0 आ गया। यहां से हम फिर से क्या लिख रहे हैं? आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r टाइम्स आर प्लस आर। हमें समझ में आ रहा है, ये एक फैक्टर तो कट गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड में बच गया आर प्लस आर इक्वल टू 2r। यहां से क्या पता चला? r इक्वल टू आर। इससे क्या क्लियर हो रहा है? इससे क्लियर हो रहा है कि पावर इन आउटपुट सर्किट इज मैक्सिमम।
is maximum when power in output circuit is maximum when स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। मतलब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल का और बाहर वाले बल्ब या डिवाइस का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इक्वल आएंगे तब पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा। कोई बोलता है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में किसी ने लिख दिया कि सपोज करो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 ओम है, और फिर आपसे ऐसे कुछ बोल दिया, ऐसे 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 कुछ बोल दिया, ऐसे बोल दिया, लेट से ये 10, मान लो ये 20, मान लो ये R, ठीक है। और फिर कोई तुमसे कहता है कि फाइंड R इफ आउटपुट पावर ऑफ सेल इज मैक्सिमम। किसी ने कहा फाइंड R इफ आउटपुट पावर ऑफ सेल इज मैक्सिमम। सेल की आउटपुट पावर इसके अक्रॉस होगी, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस के तीनों के अक्रॉस, एक्चुअली तीनों के अक्रॉस होगी। आपको समझ में आया? तो अब तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर ये तीनों का मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो बाहर वाला रेजिस्टेंस होगा। हमें क्या चाहिए? पावर आउटपुट मैक्सिमम। हमें R चाहिए, R निकालो इफ पावर आउटपुट ऑफ सेल इज मैक्सिमम। ये कब होगा? ये तब होगा जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? सेम आएगा। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं कि फॉर आउटसाइड रेजिस्टेंस, for outside resistance 1 upon R equivalent equal to 1 by 10, 1 by 20 plus 1 by R is equal to, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 20R। तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 2R प्लस R प्लस 20। ये वैल्यू आती है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3R plus 20 upon 20R. This is 1 upon R equivalent. What do we say? R equivalent equal to how much? This becomes 20R divided by 3R plus 20. ये हमारे पास R equivalent निकल के आ गया। अब अगर हमने कैलकुलेट करना हो कि R की वैल्यू कितनी है तो तुमने क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इस R equivalent को इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे तुम इक्वेट करोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी वो हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो तुम क्या बोलोगे? फॉर आउटपुट पावर मैक्सिमम दिस R इक्विवेलेंट, जो भी हमारे पास वैल्यू आया कितने के बराबर है? 20R अपॉन 3R प्लस 20, 20R अपॉन 3R प्लस 20 शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया 4R के बराबर। तो हम शफल करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? 4R इक्वल टू 3R प्लस 20। यहाँ से R कितने के इक्वल आ रहा है? R आ रहा है इक्वल टू 20। ये हमारे पास मेथड है। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता तो तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था यार। तुमने पता क्या बोलना था? तुमने बोला था सर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि अगर पावर आउटपुट मैक्सिमम आएगी तो मैक्सिमम केवल तब आएगी जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम होगा। इंटरनल हमें पता है 5 है, तो थोड़ा दिमाग लगाते तुम, ये 5 कब हो सकता है? ये 5 तब हो सकता है क्योंकि ये 20 है। अगर ये 20 हो जाए तो 20 का 10 आ जाएगा, और फिर ये 10 इसके साथ पैरेलल में होगा, 10 और 10 का फिर 5 आ जाएगा, तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा। तो आप हिट एंड ट्रायल में जल्दी भी कर सकते थे इसको, बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। ये हम क्या पढ़ रहे थे अभी? पावर आउटपुट, और उसके बाद हमने क्या करा? पावर आउटपुट को मैक्सिमाइज करा। अभी एक और चीज़ हमसे पूछी जाती है बहुत बार कि एफिशिएंसी बताओ। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमारे पास, सपोज करो मेरे पास इतनी एनर्जी है, दिस आई हैव, और मैं कुछ काम करने निकलता हूं एंड मैं इतना काम करता हूं। ये क्या है? ये है आई डू वर्क। तो मेरे पास कितनी एनर्जी थी? 100 जूल, बट मैं इन्वेस्ट कितनी कर पाया? 75। तो कोई हमसे पूछे कि एक बात बताओ एफिशिएंसी क्या होगी? इसको जनरली हर बुक में ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, हम भी कर देते हैं। क्या होगा यार? आंसर आएगा 75 अपॉन 100। अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो 100 कर देते हैं, आंसर कितना आएगा? 75%। उसका मतलब हमारे पास जितनी अवेलेबल एनर्जी थी जिसको हम यूटिलाइज कर सकते थे, हमने केवल उसका 75% यूटिलाइज करा, बाकी यूटिलाइज नहीं करा। बड़ी सीधी सी बात है। तुम्हें 100 रुपये देता हूँ मैं, और तुम सामान खरीदने जाते हो और तुम बहुत कॉस्ट इफेक्टिवनेस रखते हो,
₹100 लेके जाते हो और आप एग्जैक्टली ऐसा सामान लेके आते हो जिसकी मार्केट वैल्यू सच में 100 है, तो तुम्हारी एफिशिएंसी 100% है। तुम ₹100 लेके जाते हो मेरे से सामान, ऐसा खरीद के लाते हो कि अगर मार्केट में इसको सेल करने जाएंगे वो ₹50 का बिकेगा। इसका मतलब तुम्हारे परचेजिंग पावर की जो एफिशिएंसी रही वो कितनी है, वो 50% है। तो एफिशिएंसी को हम बड़े जनरल टर्म के साथ समझते हैं, तो आपको क्लियर हो जाता है। फॉर्मूला रटेंगे तो समझ में शायद नहीं आएगा। यहाँ एफिशिएंसी से क्या मतलब है? यहाँ एफिशिएंसी से मतलब है कि हमारे पास एक सेल होता है, हमारे पास बेटा एक सेल होता है और उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और वो किसी बाहर वाले रेजिस्टेंस को कैटर करता है। मतलब ये सेल हमने क्यों लगाया? सेल हमने इसके लिए नहीं लगाया, सेल इसके लिए लगाया। और ये कितना है? R है, ये R है और ये E है। चलो यहाँ से निकला करंट, जा रहा था, ऐसे जा रहा था। किसी ने बोला सर हमने जो सेल लगाया उसने आउटपुट सर्किट में कितनी पावर प्रोवाइड करी? तो मैं बोलूँगा P आउट उसने प्रोवाइड करा I²R। और एक्चुअली उसने पावर सप्लाई कितनी करी? तो हम कह सकते हैं पावर सप्लाई करी उसने P इन बोल सकते हैं, इनपुट पावर बोल सकते हैं, वो E आई। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये वाली चीज़ है ना, ये लॉस है, हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सच में सेल अपनी पूरी ताकत को यूज़ कर रहा है और पूरी ताकत को यूज़ कर रहा है तो सेल मैक्सिमम कितना EMF और वोल्टेज लगा सकता है? E के बराबर। और इसके अक्रॉस कितना करंट निकल गया? करंट निकल गया I के बराबर। और पावर क्या होता है? V × I। हमें इनपुट की बात करना है तो वील टॉक अबाउट दिस। हम R को साथ में इंक्लूड नहीं करेंगे, R को इंक्लूड करेंगे वो लॉस है, हम लॉस चाहते नहीं है बट हो रहा है। इसका मतलब इनपुट पावर सेल कितनी प्रोवाइड कर रहा है? इतने के बराबर। तो अगर हमसे बात करी जाए एफिशिएंसी बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। आउटपुट जो हम खर्च कर रहे हैं, इनपुट जो हमारे पास अवेलेबल है। और आउटपुट कितना है बेटा यहाँ पे? I²R डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम? E × I के बराबर। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ तक वैल्यू आ गई। चलो एक I तो कट गया कम से कम। हमारे पास वैल्यू क्या आती है? IR डिवाइडेड बाय E। अब कोई कहता है सर I क्या होगा? पता तो है यार हमें, सर्किट सामने दिख रहा है। I की वैल्यू कितनी आएगी? I आएगा E/R+R। यस नो? बहुत अच्छी बात है, वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे तुम इस वाली वैल्यू को पुट करोगे, I की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ऊपर E नीचे E कट जाएगा। क्या वैल्यू बनने वाली है? एफिशिएंसी बनने वाली है बेटा R/R+R। ये हमारे सर्किट की एफिशिएंसी है। एक आर्टिकल कोई पूछता है और आर्टिकल पूछता है, कोई कहता है आपसे ऐसे फाइंड, मैं क्वेश्चन फॉर्म में देता हूँ, फाइंड एफिशिएंसी इफ पावर आउटपुट इज मैक्सिमम। मतलब जब पावर आउटपुट मैक्सिमम होगी तो बताओ कि एफिशिएंसी कितनी होगी। तुम कहोगे ठीक है सर, सॉल्यूशन लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं? व्हेन पावर आउटपुट इज मैक्सिमम देन क्या होता है बेटा? R/R होता है। जब पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा तो R/R होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं उस टाइम एफिशिएंसी कितनी आएगी। उस टाइम एफिशिएंसी आएगी R/R+R। देख पा रहे हो कितना आएगा? R/2R इक्वल टू हाउ मच? हाफ। हाफ का मतलब कितना? हाफ का मतलब 50%। मतलब जब हमारे सर्किट की पावर आउटपुट मैक्सिमम होगी उस टाइम हम केवल 50% एफिशिएंसी यूज़ कर रहे होंगे, बाकी की 50% कहाँ जा रही होगी? बाकी की 50% लॉस में जा रही होगी। आपको बेटा समझ में आ रहा है? सो दिस इज इट। ये हमारा कंसेप्ट है पावर आउटपुट और एफिशिएंसी का। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। इसमें बहुत इस वाले टॉपिक चैप्टर में बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं तो उनको हम सिस्टमेटिकली देखते हैं। एक टॉपिक होता है बहुत अच्छा वाला जिसका नाम है रेटिंग। अब ये रेटिंग क्या है? रेटिंग है आपने सुना होगा रेटिंग। आज तो ऑनलाइन हम अलग अलग चीज़ों की रेटिंग करते हैं। वहाँ की जो रेटिंग होती है वो क्लाइंट या कस्टमर होता है जो बताता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ कितनी ज़्यादा वाइबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इसकी यूटिलिटी क्या है और ये अच्छी है यूज़ करने में कि नहीं है, उसको रेटिंग बोलते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग करते हैं तो यहाँ पे अच्छा बुरा से मतलब नहीं है। यहाँ अच्छा बुरा से मतलब नहीं है। यहाँ रेटिंग का मतलब है ऑपरेशनल वोल्टेज और पावर कंजम्पशन। हम इन चीज़ों को देखते हैं। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द रेटिंग, कोई आपसे बोलेगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग बताओ, तो आप क्या बोलोगे? हम एक काम करते हैं, बल्ब मान लेते हैं। हमारे सामने ये बल्ब है, ठीक है। बल्ब के साथ लिखा हुआ है, यहाँ कहीं लिखा है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। उसके ऊपर लिखा है, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर लिखा होता है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि व्हेन वी कनेक्ट इट विद 220 वोल्ट पावर सप्लाई, इट कंज्यूम्स, बहुत ध्यान से समझना, इट कंज्यूम्स 100 वॉट पावर। मैं एनर्जी लिखने वाला था बट एक्चुअली ये पावर है। ये 100 वॉट पावर कंज्यूम करता है कब? जब हम इसको 220 वोल्ट के साथ लगाएंगे। चलो एक काम करते हैं, डायग्राम दिखाता हूँ। ये हमारा स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड है ऐसे, और इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। किसके अक्रॉस? एक पे माइनस होता है, एक पे प्लस होता है। अगर इन दोनों के अक्रॉस आप दोनों फिंगर को इसके अंदर डाल दोगे, मत करना, अगर ऐसा कुछ कर दोगे तो करंट लगेगा। कितने वोल्टेज का? इतने वोल्टेज। ये बहुत ज़ोर का झटका होगा, रिस्क नहीं ले सकते हम, है ना। तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? इतने के बराबर। हमारे पास एक बल्ब है, ये बल्ब था ऐसे, जिसकी रेटिंग अभी अभी मैंने बताई थी क्या? इसकी रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वॉट। चलो जी, हमने क्या करा, ये फिलामेंट है इसमें, है ना, हमने एक ऐसे लिया और एक ऐसे जोड़ दिया। इसका मतलब ये ग्लो करेगा, ये ग्लो करेगा, और ग्लो करने के बाद क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा और रेडिएट करेगा, है ना। एनर्जी एमिट करेगा, बाहर एनर्जी निकालेगा। किस फॉर्म में निकालेगा? या तो हीट के फॉर्म में निकालेगा, या लाइट के फॉर्म में निकालेगा, या दोनों के फॉर्म में निकालेगा, ऐसा कुछ होगा। हीट एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। कितनी करेगा? ये एनर्जी एमिट करेगा 100 जूल पर सेकेंड या 100 वॉट। बेटा समझ आ गया? बहुत अच्छी बात है। चलो जी, एक दिन की बात थी कि लाइट कम आ गई। कम आ गई मतलब हम कहते हैं लाइट कम आ रही है, मतलब पावर कम आ रही है। पावर कम क्या मतलब? पावर नहीं कम आता, वोल्टेज कम आ रहा होता है, ऐसे कहते हैं। ये माइनस और प्लस, और गलती से वोल्टेज आने लगा 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। फिर हमने उसी बल्ब को लाए, वही वाला, सेम टू सेम। कौन सा? 220 वोल्ट और 100 वॉट वाला, और हमने दोबारा इस सप्लाई के अक्रॉस लगा दिया। क्या लगता है तुम्हें? ऑपरेशनल वोल्टेज सेम है कि कम हो गया? कम हो गया। अगर कम हो गया तो इस वाले बल्ब में सप्लाई सेम जाएगी, कम जाएगी? सप्लाई जाएगी कम, और सप्लाई कम जाएगा तो ये कंज्यूम करेगा कम, तो एमिट भी कम करेगा। अब हम क्या बोलेंगे? पावर कंजम्पशन क्या? डिक्रीजेस। और अगर पावर कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा तो जो ये एनर्जी एमिट कर रहा था वो भी क्या होगा? वो भी डिक्रीज कर जाएगा। तो बल्ब उतना ज़्यादा ग्लो करेगा कि कम ग्लो करेगा? अब की बारी बल्ब पहले वाले केस से कम ग्लो करेगा। यहाँ ज़्यादा ग्लो कर रहा था और यहाँ पे क्या करेगा? कम ग्लो करेगा। तो तुम्हें वो थोड़ा सा डिम समझ में आने लगेगा। डिम समझ आएगा कब? जब हमने 200 वोल्ट लगा दिया। इसका मतलब समझो यार, रेटिंग का मतलब क्या है? रेटिंग का मतलब है ये रिक्वायरमेंट है, अगर तुम हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तो हम तुम्हें इतनी एनर्जी देंगे। अगर ये हीटर होगा तो हीट एनर्जी देगा, बल्ब होगा तो लाइट एनर्जी देगा, अगर फिलामेंट बल्ब होगा तो हीट एनर्जी भी देगा, लाइट एनर्जी भी देगा, एलईडी होगा तो ट्राई करेगा मैक्सिमम लाइट एनर्जी देगा, उसमें हीट कम से कम निकलती है। सो डिपेंड करेगा, बट ये इतनी एनर्जी देगा। अब ये थी रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट तुम पूरी नहीं कर रहे, तो जो उसने कमिट करा था वो कमिटमेंट पूरा नहीं करेगा बेटा। क्या करेगा? एनर्जी देगा तुम्हें कम। एक दिन गलती से हो गई मिस्टेक, और क्या हुआ कि हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन सडनली पावर आ गई ज़्यादा। ये माइनस, ये प्लस, और फिर से सेम बल्ब, वही कहानी। कहानी कौन सी? 220 वोल्ट और 100 वोल्ट, और इसके अक्रॉस हमने लगा दिया, और गलती से फ्लक्चुएशन हुआ और ये 280 वोल्ट आ गया। अब सोचो, डिज़ाइन कितने पे था? 220 पे। वोल्टेज कितना आ गया? सच ये है कि जो कंपनीज इस बल्ब को बनाती हैं उन्होंने एक टॉलरेंस रखा होता है। टॉलरेंस का मतलब हुआ कि 220 से वोल्टेज ज़्यादा भी आ जाएगा तब भी वो फ्यूज़ नहीं करेगा। बट हम क्या मान के चलेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि, मान के क्या चलेंगे? फिजिक्स का कंसेप्ट समझेंगे। आइडियल फिजिक्स, हम यहाँ पे आइडियल पढ़ते हैं। आइडियल कैसा? कि अगर 220 से 1 वोल्ट भी ज़्यादा आ गया तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। सो फिजिक्स का कंसेप्ट बोलता है कि अगर हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हो जिसमें हमने कोई टॉलरेंस ना रखी हो, तो अगर बल्ब डिज़ाइंड है 220 वोल्ट पे, अगर 221 वोल्ट भी आ गया तो ये फ्यूज़ कर जाएगा, और हम उसी कंसेप्ट को समझेंगे। बट इन रियलिटी क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन रियलिटी ये होता है कि अच्छी कंपनीज इस बात का ध्यान रखती हैं कि वोल्टेज बढ़ने के बाद भी वो फ्यूज़ नहीं होता। बट हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल में मान के क्या चलेंगे कि ये क्या हो गया बेटा? ये फ्यूज़ हो गया। और पावर आउट कितना मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा,
क्योंकि वोल्टेज क्या हो गया, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया। आपको अभी रेटिंग का मतलब समझ आया, ये बहुत ही बढ़िया है। चलो और करते हैं कॉन्टिन्यूएशन, फिर से बल्ब, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से रेटिंग 220 वोल्ट और 100। सी हर बार 220 नहीं होता, मैं एक ही चीज़ समझा रहा हूँ इसलिए आपसे ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, माइनस एंड प्लस। अब वोल्टेज है 200 वोल्ट और मैं इसको एग्जाम्पल ले लेता हूँ और इसको आपने इससे जोड़ दिया और फिर कोई कहता है फाइंड पावर ऑफ बल्ब। ये पावर ऑफ बल्ब का मतलब, पावर ऑफ का मतलब अब वो वाली पावर नहीं आएगी जो एक कमिट कर रहा था। कमिट तो तब कर रहा था जब तुम उसको इतनी सप्लाई देते, तुमने सप्लाई क्या दे दी, कम दे दी। आ गया समझ? अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सॉल्यूशन। देखो बहुत ध्यान से करना। वी अज्यूम the resistance of bulb equal to R. We assume the resistance of bulb equal to R. मान लिया हमने। अगर ऐसा कुछ होगा तो सुनो, बल्ब को डिजाइन करा था हमने कितने पे, इतने पे, तब वो पावर कितनी देता, इतनी देता, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, R होगा। तो रिलेशन क्या आएगा बेटा, रिलेशन होगा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। पढ़ा तो है बच्चा, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में P कौन सा आएगा, P ये वाला आएगा कि रेटिंग वाला लेना चाहिए। सुनो, जब 200 वोल्ट पे ग्लो करा रहे हैं तो कितनी पावर आ रही है हमें पता ही नहीं, लेकिन ये पावर तो पता है ना। ये पावर क्या मालूम है कि अगर हम 220 पे कनेक्ट करेंगे तो पावर कितनी देगा, 100। 200 पे कनेक्ट करेंगे तो कितनी पावर देगा, मालूम ही नहीं है। इसलिए इस वाले फॉर्मूले में 200 लेने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि तुम 200 तो ले लोगे, उसकी पावर तो तुम्हें मालूम है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे, पावर इज़ 100 व्हेन वोल्टेज इज़ 220 डिवाइडेड बाय R। वी हैव गॉट वन रिलेशन। बेटा जी समझ आया कि नहीं आया, बहुत ही बढ़िया। दोबारा तुम बोलोगे लेकिन सर हमने तो कनेक्ट करा है 200 वोल्ट पे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दोबारा लिखते हैं, सेकंड कंडीशन लिखते हैं। सेकंड कंडीशन है जी पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। पावर हमें मालूम नहीं है, लेकिन वोल्टेज कितना हो गया, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R तो सेम रहेगा, बल्ब इज सेम, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लगाएंगे दिमाग और हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 अपॉन 2 करेंगे तो हम क्या देखेंगे, 1 में कितना, 1 में लेफ्ट हैंड साइड में कितना लिखा था 100, उसमें क्या लिखा है P, यहाँ क्या लिखा है 220, वहाँ पे लिखा 200। तो क्या आएगा रिलेशन, पता, रिलेशन आएगा बेटा 100 अपॉन P इक्वल टू 220 अपॉन 200 का क्या, स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर हो रहा है। यहाँ 0 ने 0 को काट दिया और यहाँ 11 और यहाँ बेटा कितना आएगा, यहाँ आएगा 10। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 100 डिवाइडेड बाई P इक्वल टू 11 का स्क्वायर पता कितना होता है 121 और 10 का स्क्वायर पता कितना होता है 100। क्लियर हो गया। यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये पावर आती है इक्वल टू 82.64 और इसको हम लिख सकते हैं दिस पावर इज इक्वल टू 82.64 वॉट। और बेटा ये पहले से कम आ रही है, कम तो आनी थी क्योंकि इसको कितना वोल्टेज चाहिए था, इसको चाहिए था 220 वोल्ट, तुमने कितना दे दिया 200। जब कम वोल्टेज दोगे तो पावर कितना रेडिएट करेगा, सेम थोड़ी ना करेगा, फिर उससे कम करेगा। तो इसने इतनी पावर रेडिएट कर दी और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये था एक डिवाइस के बारे में। तो अभी मैंने आपको 3 बातें बताई। अगर हम किसी डिवाइस को उतने वोल्टेज पे जलाएं या ग्लो करें या कनेक्ट करें जितना उसको चाहिए, तो वो उतनी पावर देगा जितनी उसकी रेटिंग है। अगर उससे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या मानेंगे कि वो फ्यूज़ हो गया, और अगर उससे कम हो जाएगा तो डिवाइस ग्लो उतना नहीं करेगी, उतने से कम ग्लो करेगी और एनर्जी को निकालेगी उससे कम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दिक्कत आती है जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं। जैसे कोई तुमसे बात करे कि हमने निकालना है इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर, अभी हम इसकी बात करते हैं। अब इक्विवेलेंट पावर का मतलब हुआ कि हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं। मान लेना 3 डिवाइसेस हैं, 1, 2 और 3, और तीनों का रेजिस्टेंस है लेट्स से R1, R2 और R3, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी एक वोल्टेज सप्लाई सोर्स के साथ। एंड सपोज करो वो सप्लाई सोर्स है V, हमारे घर में जितना वोल्टेज आ रहा है ये वो हो गया। कोई बोले कि सर आप एक काम करो, हमें इक्विवेलेंट पावर बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर सॉल्व कर लेते हैं। मान लो इसका पावर होगा P डैश, इसका होगा P डबल डैश, इसका होगा P ट्रिपल डैश। तो हम क्या बोलेंगे, अब हम बोल सकते हैं सर P नेट इक्वल टू कितना आएगा, P डैश प्लस P डबल डैश प्लस P ट्रिपल डैश। सवाल ये होता है ये कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा यार P डैश, P डबल डैश और P ट्रिपल डैश कितना आएगा।
कारण कोई हमारे हाथ में एक बल्ब दे देता है और कहता है बताओ इसकी पावर कितनी होगी, उसका ना तो हमें रेजिस्टेंस मालूम है, ना हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वी कैनॉट कैलकुलेट दिस पी डैश, पी डबल डैश एंड पी ट्रिपल डैश। ध्यान से समझना, इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट पी डैश, पी डबल डैश एंड पी ट्रिपल डैश, देन इक्विवेलेंट पावर इज सम ऑफ ऑल थ्री। क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, स्केलर है। मतलब अगर ये कुछ पावर, ये कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, टोटल कितना होगा, तीनों का सम होगा। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये निकाल नहीं पाना, हमें ये निकाल नहीं पाना। तो हम एक काम करते हैं, इसको उल्टा शुरू करते हैं, रेटिंग के हिसाब से पावर देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक अप्लायंस है, ये वाली एक अप्लायंस है, और ये दूसरी अप्लायंस है, और ये तीसरी अप्लायंस है, ऐसे कनेक्टेड है, और ये ऐसे कुछ कनेक्टेड है। और मान लेते हैं कि इसकी जो रेटिंग है वो है 220 वोल्ट और 100 वॉट, इसकी है 220 वोल्ट और 200 वॉट, ध्यान से सुनना, और इसकी रेटिंग है 220 वोल्ट और 400 वॉट। बेटा मतलब समझ आ रहा है? इसका मतलब समझना, अगर हम इसको 220 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे तो ये इतनी पावर देगा, इसको 220 पे कनेक्ट करेंगे तो इतनी देगा, एंड सो ऑन। अब हमने पता क्या कर दिया, हमने वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दिया प्लस एंड माइनस, और ये वोल्टेज पता कितना है, ये 220 वोल्ट है। ये तो काम खराब हो गया। खराब क्यों हो गया? इस अकेले को 220 चाहिए था, जब इस अकेले को 220 वोल्ट देते बेटा तभी 100 वॉट एनर्जी देता। सिमिलरली फॉर दिस एंड दिस, ये तीनों गुस्सा हो गए, तीनों रूठ गए, बोले नहीं ये मेरा काम तो नहीं बनना। तो एक बात बताओ यार, ये पावर 100 देगा कि अब कम देगा? क्योंकि वोल्टेज तो हमने टोटल 220 लगाया, टोटल लगाया, इसको थोड़ी ना 220 मिल रहा है, इसको तो कम मिलेगा, इसको भी कम मिलेगा, इसको भी कम मिलेगा। खराब हो गया काम। इसका मतलब ये 100 वॉट पावर देगा, जिंदगी में नहीं देगा, कभी नहीं देगा, उससे कम देगा। ये 200 देगा, नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, फिर क्या देगा, कम कम देगा। चेक करें कैसे। अब हमारे पास हैं दो मेथड, मैं पहले मेथड समझाऊँ आपको। दो मेथड पता कौन से हैं? तुम एक काम करो, तुम पहले इसका रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस निकालोगे P = V² से। P तुम्हें पता है, अगर हम इतने वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे तो इतनी पावर देगा। सो P तुम्हें मालूम है, V तुम्हें मालूम है, R निकालो। पहले इसका R निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो। निकल गया? मैं नहीं निकालने वाला, मैं समझा रहा हूँ, निकाल लो, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ से करंट निकालो। अब तुम करंट कैसे निकालोगे? करंट निकालोगे तुम 220 तो वोल्ट हो गया, डिवाइडेड बाय R1 + R2 + R3। यस नो? तीनों किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। तुमने करंट निकाल लिया। अब तुम निकालो इसकी पावर। वो कैसे निकालोगे? जिसको हम P' बोल रहे थे ना, P', याद नहीं? वो पुराने पिछले इससे पहले वाले बोल रहे थे। P' क्या होगा? क्योंकि I तीनों में सेम होगा तो P' होगा I² × R1। इसका R1 होगा ना बेटा, इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, इसका R2 होगा, और इसका ऐसे कोई बोलेगा इसकी पावर है P', वो कितना होगा? I² × R2, और इसका कितना होगा? P'' = क्या लिखेंगे हम? I² × R3। मैं दोबारा समझाऊं, हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमें इस बल्ब की पावर पता है, अगर हम इतने वोल्टेज से जोड़ दें तो V हम 220 ले लेते हैं, पावर 100 लेते हैं, तो इसका R निकल आएगा, ऐसे इसका निकल आएगा, ऐसे इसका निकल आएगा। तीनों को हमने बोला R1, R2, R3। फिर तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, उसको इस वाले वोल्टेज में से डिवाइड करते हैं, तो निकल आता है करंट। कौन सा करंट? जो यहाँ से फ्लो हो रहा होगा। यस नो? चलो जी, बहुत अच्छी बात है जी, मज़ा आ गया, करंट निकल आया। करंट निकला तो कोई बोलेगा कि इसकी पावर बताओ, तो वो क्या आएगी? P' = I² R1, इसकी पावर I² R2, इसकी पावर I² R3। यस नो? ये तीनों की पावर कैलकुलेट हो गई। उसके बाद कोई बोलेगा टोटल पावर बताओ, P नेट बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? सिंपल है, P' + P" + P'। ये आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। तुम्हें ये आसान लग रहा है? ये बहुत डिफिकल्ट है बेटा। पता क्यों डिफिकल्ट है? पहले तो तुम V² 220 का स्क्वायर करोगे, फिर 100 से डिवाइड करोगे, फिर तुम R1 निकालोगे, ऐसे ही तुम R2 निकालोगे, ऐसे ही तुम R3 निकालोगे, फिर तुम तीनों को सम करोगे। पता नहीं ये फ्रैक्शन में आएगा कि किस में आएगा, फिर 220 से डिवाइड करोगे। एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर नहीं मिलता, आपको पता है, काम हो जाएगा खराब। फिर तुम करोगे इसको सॉल्व, फिर I आएगा, फिर तुम दोबारा से गिनती गिनोगे। I पता नहीं डेसिमल में आएगा, किस में आएगा मालूम नहीं है कुछ, फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे, फिर R1 से डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। हाँ, एक बात क्लियर है, अगर हमें कैलकुलेटर दे दो तब तो हम कमाल कर देंगे, प्रॉब्लम ही नहीं है, टाइम ही नहीं लगना, कैलकुलेटर से सीधा कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। लेकिन कैलकुलेटर नहीं होगा तो टाइम बहुत बहुत ज़्यादा लगने वाला है, हम रिस्क नहीं लेंगे। तो क्या करें? सर बताते हैं आपको डिफरेंट मेथड। तो डिफरेंट मेथड समझाता हूँ मैं आपको। तो ये हमारे पास एक काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं बेटा, ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है, ठीक है? ऐसा मान लो आप, जिससे मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। मैं पढ़ाता हूँ मेथड 2। मेथड 2 के हिसाब से पता हम क्या करेंगे? हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, सेम चीज़ लेते हैं,
सेम चीज़ लेते हैं, तो हमारे पास है एक बल्ब, सेकेंड बल्ब, थर्ड बल्ब और आपस में जुड़े हुए हैं, और ये था 220 वोल्ट 100 वॉट, 220 वोल्ट 200 वॉट, 220 वोल्ट 400 वॉट, और हमने इसको जोड़ दिया ऐसे किस सप्लाई के साथ? सप्लाई है 220 वोल्ट। डन हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम लोग ऐसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि इनके रेजिस्टेंस हैं R1, R2 और R3। हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। सही है, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। अच्छा, इसका R इक्विवेलेंट आ जाएगा, उसको हम साइड में लिख देते हैं, देखो ऐसे बना देते हैं डायग्राम, ऐसे ऐसे, और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। अच्छा, R इक्विवेलेंट कितने वोल्टेज से कनेक्टेड है? ऑफ कोर्स 220 से, 220 से। ठीक बात है। तो एक काम करते हैं, हम इस पूरे इक्वेशन में ना बेटा, हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड बाय 220 का स्क्वायर। कैसे कर देते हैं? मैं ऐसे ही कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी। यार यहाँ लिखेंगे R इक्विवेलेंट अपॉन 220 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन 220 का स्क्वायर, बेटा ठीक है, प्लस R2 अपॉन 220 का स्क्वायर प्लस R3 अपॉन 220 का स्क्वायर। अब जो ये न्यूमरेटर में उसको नीचे ले जाते हैं, तो ये पता क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 अपॉन 220 का स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 220 का स्क्वायर अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 220 का स्क्वायर अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन 220 का स्क्वायर अपॉन R3। मैं आपसे पूछूं ये क्या है? व्हाट इज दिस? तुम बोलोगे सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि P होता है V स्क्वायर अपॉन R। P होता है V स्क्वायर अपॉन R। सुनो, अगर हम पहले वाले बल्ब को 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ते, जो हमने नहीं जोड़ा, लेकिन न्यूमेरिकली तो हमने यहाँ पे 220 का स्क्वायर कर दिया ना, तो अगर किसी वजह से इसको 220 वोल्टेज मिल जाए, अगर इसको 220 वोल्ट मिल जाए, तो हम क्या लिखेंगे? 220 का स्क्वायर अपॉन इसका रेजिस्टेंस। इसका आंसर पता कितना आएगा? अगर इसको गलती से 220 वोल्ट मिल जाए, इसका रेजिस्टेंस R हो, तो इसकी पावर पता कितनी आएगी? 100 आएगी। आपको पता है कितने के इक्वल है? ये 100 के इक्वल है। बेटा जी ध्यान रखो। और अगर हम इस वाले बल्ब की बात करें, तो तुम बोलोगे सर इसको 220 चाहिए था, अगर 220 मिल जाए तो आएगा 220 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? इसका रेजिस्टेंस। आपको पता है कितना आएगा? ये 200 आएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस? सेम 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? R3 इक्वल टू कितना आएगा? ये आएगा 400। बेटा जी क्लियर हो रहे हैं आपको सारी वैल्यूज़? बहुत ही बढ़िया है। आप देखो ध्यान से, ये देख रहे हैं आप? व्हाट इज दिस? ये है 220 स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज 1 अपॉन P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? 1 अपॉन P1। P डैश नहीं है ये, दिस नॉट P डैश, दिस इज P1। इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। और ये P डैश P डबल डैश तो अननोन पावर थी ना, बट P1 P2 P3 आर नोन पावर। एंड हाउ मच इज दैट? बेटा वो था 100, दूसरा वाला था 200 और तीसरा वाला था, नहीं 3 नहीं था, कितना था? तीसरा वाला था बेटा 400। बहुत ही सही जा रहे हो। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 400, ऊपर कितना आएगा? 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया? 7। तो यहाँ से P इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा? 400 डिवाइडेड बाय 7 वॉट। आपको बताऊं, आप जो मैंने पहला मेथड बताया ना, फर्स्ट मेथड, आप फर्स्ट मेथड भी कैलकुलेटर यूज़ करके सॉल्व करके देखो प्रॉपर, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा। उसमें आप टाइम देखो और इसमें टाइम देखो, इसमें टाइम उससे हाफ से भी काफ़ी ज़्यादा कम लगेगा और बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही और सीधा आंसर आ जा रहा है। एंड आंसर वुड बी सेम, आप उस मेथड से भी करके देखो। यहाँ पे डिवाइसेस को हमने किस में जोड़ा था? यहाँ पे डिवाइसेस को जोड़ा था हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में। थोड़ा सम अप कर देता हूँ, सम अप करता हूँ। अगर हमारे पास 3 डिवाइसेस हों, मैं सम अप कर रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले को अब याद कर सकते हो आगे के लिए। और 3 डिवाइसेस में P1V, P2V, P3V और V कॉमन क्या है? अच्छी बात पता क्या है?
इसका रेटिंग का वोल्टेज, इसका रेटिंग का वोल्टेज और इसका रेटिंग का वोल्टेज और सप्लाई में जो वोल्टेज हमने कनेक्ट करा है वो कैसे हैं, वो सेम है। अगर ऐसा होगा तो जो P इक्विवेलेंट आएगा उसका रिलेशन पता क्या होगा, उसका रिलेशन होगा 1/P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ये रिलेशन आएगा। बेटा क्लियर हो रहा है? बहुत ही सही बात है। एक बच्चा बोला सर आप ये बताओ लेकिन अगर ये सेम ना हुआ तो, मैंने बोला कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं। सपोज करो हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, ऐसे दो डिवाइसेस हैं और इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट 100 वॉट और इसका वोल्टेज है 330 वोल्ट एंड 200 वॉट और हमने सप्लाई वोल्टेज लगा दिया यहाँ पे 110 वोल्ट। अब समझो आप, इसको कितना वोल्टेज चाहिए था 220, इसको कितना चाहिए था 330, हमने कितना लगा दिया? ये ज़्यादा है कि कम है? ये तो बहुत कम है। यहाँ पे 110 लगाया ना, इसको 110 थोड़ी मिलेगा, इसको तो 110 से भी बहुत कम मिलेगा, इसको और कम मिलेगा। अब हो गया काम खराब। कोई बोलेगा सर अब क्या करें? मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। मान लिया। बेटा एक बात का ध्यान रखना, मैं जिन मेथड से पढ़ा रहा हूँ, अगर गलती से आपने किसी और बुक से, किसी और ऑथर के अलग से मेथड को देख लिया तो आप हो जाओगे कन्फ्यूज। इसलिए आपने किसी भी ऑथर की थ्योरी को फॉलो नहीं करना। थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब जो मैं मेथड पढ़ा रहा हूँ अपने सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं। तो यहाँ पे 110 वोल्ट लगा दिया। अब बोलेगा कोई कैसे करेंगे? तुम बोलोगे आसान है सर। देखो एक चीज़ तो क्लियर है, क्या? R1 प्लस R2 होगा ना? बहुत ही अच्छी बात है, R1 प्लस R2 होगा, बहुत अच्छी बात है। अब हम पता क्या करेंगे, व्हाट इज़ R इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट है ये, दिस इज R इक्विवेलेंट। सच बताओ R इक्विवेलेंट कितने वोल्टेज से कनेक्टेड है? वो तो 110 से कनेक्टेड है, 110 से कनेक्टेड है। तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना चाहिए 110 का स्क्वायर। याद है ना, अभी बताया था स्क्वायर डिवाइड करते हैं। तो R इक्विवेलेंट अपॉन 110 वोल्ट का स्क्वायर, ऐसे कर दिया। जब यहाँ करोगे तो पूरे में करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या लिखोगे? R1 अपॉन 110 का स्क्वायर प्लस R2 अपॉन 110 का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा एक और बात बताऊँ आपको, इसको देखो, अगर हम इस अकेले को 220 वोल्ट देते तो 220 का स्क्वायर अपॉन इसका खुद का रेजिस्टेंस आपको पता कितना होता है? ये 100 होता। अगर इस अकेले को हम कितना देते? 330 देते तो 330 का स्क्वायर अपॉन R2, बेटा ये कितना होता? ये 200 होता। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, फिर आंसर आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, कोई बोलेगा सर ये तो समझ में आ गया, व्हाट इज दिस? इसमें से R इक्विवेलेंट को नीचे लाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1/110 का स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/110 का स्क्वायर अपॉन क्या? R1 प्लस 1/110 का स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे हम? R2। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, पहले इसको समझते हैं। ये क्या है? ये है एक्चुअल अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इसको क्या लिखेंगे बेटा? ये तो आसान है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? 1/P इक्विवेलेंट। ये तो हो गया खत्म। दिस इक्वल टू, अब हो गया खराब काम। अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि सच में R1 को 110 वोल्टेज नहीं मिल रहा है और R1 की रेटिंग का वोल्टेज भी 110 नहीं है। R1 की रेटिंग का वोल्टेज कितना है? 220 है। तो थोड़ा मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे हम बेटा ऐसे लिखेंगे कि 1/110 का स्क्वायर अपॉन R1। ऐसा करते हैं हम, 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो 4 हमने बाहर लिखा है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो 2 बन जाएगा और 2 बनेगा तो 110 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 220 का स्क्वायर प्लस 1/110 का स्क्वायर अपॉन R2। ये भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं क्यों? क्योंकि इसका रेटिंग का वोल्टेज कितना है? 300। रेटिंग का वोल्टेज 300 है और जिसको एक्चुअली मिलेगा वो तो 110 से भी छोटा मिलेगा। इसका मतलब जो हम लोग 110 लिख रहे हैं ना, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हमें इसको वोल्टेज कितना चाहिए? 330। तो फिर अब हम ऐसा करने वाले हैं, हम एक काम करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। क्या ये बात सही है? मैथमेटिकली तो ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ। ये क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू, ये जो नीचे वाला 4 है ऊपर चला जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? 4/220 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस 9/330 स्क्वायर, मैथमेटिक्स ध्यान से देखो, अपॉन R2। आपको पता है ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ दिस? बैक चलते हैं।
देखो व्हाट इज दिस 100 एंड व्हाट इज दिस 200. सो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे रख देते हैं 1/p इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/p1, p डैश नहीं p1, जो उसकी रेटिंग की पावर है, ये वो वाली पावर लिख रहा हूँ मैं, ये आ गया ऐसे. कोई बोलेगा ऐसा प्रॉपर आंसर निकाल दो, प्रॉपर आंसर भी निकाल देते हैं. क्या आएगा, ये आएगा 1/p इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/p1. p1 कितना था 100 प्लस, दिख रहा है ना आपको p1, इसकी बात कर रहा हूँ मैं p1 ये, और ये क्या है p2 दैट इज 200. सो वी हैव दिस वैल्यू एज 4/100 प्लस 9/ what do we say 200. now this equal to 200 कितना आएगा बेटा 8 + 9. ठीक हो गया. और यहाँ से आएगा P इक्विवेलेंट इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 17 वॉट इज आंसर. क्लियर हो गया, मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा. सो इट वॉज अबाउट दी सीरीज कॉम्बिनेशन. हम सेम तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी कर सकते हैं. सो वील हैव वन मोर लेक्चर जिसमें मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में करके इस बात को समझाऊंगा. देन फिर एक लेक्चर के बाद ये टॉपिक ओवर हो जाएगा. थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय.